हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एक केस स्टडी के माध्यम से आपको ये समझाऊंगी कि आपका परिवार का माहौल कितना भी खराब रहा हो, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कितने भी बुरे से बुरे रहे हों, लोगों ने आपको कितना भी ज़िंदगी में गिराया हो, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़िंदगी के हालात कैसे आसानी से अपना माइंड बदलकर, अपनी सोच बदलकर बहुत आसानी से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मैं एक केस के बारे में आपको पूरा बताऊंगी, उनकी फैमिली में किस तरीके का एनवायरनमेंट था और किस तरह से एक ही फैमिली में पले बड़े दो बच्चे बिल्कुल अलग बने। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो लास्ट तक आपको इसको देखना है। अगर आपने अभी तक मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप ही के फ़ायदे के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस हैं। अगर आप मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो ये एक मास्टरपीस है, इसे ज़रूर पढ़िए। चैनल पर अगर नए हैं तो मुझसे जुड़ना ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो भी बिहेवियर होता है उसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारे बिलीव्स का होता है। हमारा बिलीफ सिस्टम जिस तरीके का बन गया होता है उसी तरीके का हम बिहेवियर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसे बिलीफ सेट हो जाते हैं जिनको हम कोर बिलीफ कहते हैं, और वो कोर बिलीफ की नेचर क्या होती है? कंट्रोलिंग होती है। ये मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ। अब किसी भी इंसान के कोई भी बिलीफ सेट कैसे होते हैं? उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, जो भी उसने आसपास से रेफरेंसेस इकट्ठे किए हुए हैं उसके बेसिस पर, और जो भी उसने इंटरप्रिटेशंस निकाली हुई हैं उसके बेसिस पर उसके बिलीफ सेट हो जाते हैं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में वो एक्शंस ले जो उसके बिलीफ से मैच नहीं करते हैं, और अगर कभी वो ऐसा एक्शंस लेने की कोशिश भी करते हैं वो सब टेम्परेरी होता है। कुछ ही टाइम बाद अगर वो चीज़ें आपके बिलीफ से मैच नहीं कर रही होती हैं तो आप गिव अप कर देते हैं, आप वापस से वहीं लौट आते हैं। तो सबसे पहले बिलीफ को चेंज करना ज़रूरी होता है। बिहेवियर तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, लेकिन लोग क्या होता है, अपने बिहेवियर को बिना बिलीफ पर काम करे चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो कुछ दिनों तक तो वो कर पाते हैं, फिर गिव अप कर देते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं। मेरी टीम मुझे बताती है कि मैम कुछ दिनों तक किया, ऐसा किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी, पॉजिटिव सोच कर देखा, हम तो बाहर भी गए, ये एक्सरसाइज करी, सब कुछ किया होता है, छोड़ देते हैं क्योंकि वो मेन जो चीज़ है उस पर काम करना बंद कर देते हैं, या उनका ध्यान ही नहीं जाता कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर काम करना है, और वो है आपका बिलीफ। आपको अपने बिलीफ को एक्सेस करना होता है। सबसे पहले आपकी लाइफ में जो भी आपके दिमाग में बिलीफ सेट हैं आपको उन्हें एक्सेस करना होता है। तो आपको क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप में अपने बिलीफ लिखिए, राइट योर कोर बिलीफ्स। आप अपने कोर बिलीफ्स लिखिए जो आपको कंट्रोल किए हुए हैं, मतलब आपकी लाइफ में जो जो भी परेशानी आ रही है उन सिचुएशंस में आपके क्या स्ट्रॉन्ग बिलीफ बने हुए हैं जो आपके दिमाग में पूरे तरीके से फिक्स हो चुके हैं, उनको लिखिए। और फिर उनको हमें डिस्प्यूट करना है, उनको चैलेंज करना है कि वो बिलीफ सही है या फिर वो बिलीफ आपने गलत बना लिया है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अपने जो भी बिलीफ बनाए हो वो सारे के सारे सही हों, कई बार हमारे रॉन्ग बिलीफ भी बन जाते हैं। तो हमें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बिलीफ सही बने हुए हैं या गलत बने हुए हैं। अब ज़रा एक केस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो लड़का है 35 साल का है, इसके घर में बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा बुरा माहौल रहा, क्योंकि इसके फादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। ड्रिंक कर कर तोड़फोड़ करना, गाली गलौज करना और बच्चों की माँ को यानी कि अपनी पत्नी को मारना बहुत ही आम रोज़ाना का ही एक काम था। उनको कितना भी कोई भी रिश्तेदारों ने समझाया, कई बार पड़ोसियों ने भी आकर भी बचाव करवाया, लेकिन उनको समझ में आने वाला नहीं था। ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति था, ऐसा नहीं है कि कोई काम धंधा नहीं करते थे, सब कुछ सही था। एक संपन्न परिवार का ये केस है, और बस एक शराब की जो लत थी, और वो शराब भी एक्सेस में पीते थे, और शराब पीकर वो जो तमाशा घर में होता था उससे बच्चों पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता था। तो ये जो लड़का डिप्रेशन में चला गया, इसी का एक इससे 2 साल छोटा भाई
उसको किसी तरीके का डिप्रेशन नहीं आया, जबकि दोनों बच्चों ने सेम कंडीशन अपने घर में देखी, सेम इन्वायरमेंट देखा उन्होंने, और किसी भी तरीके का कोई भी वेरिएशन नहीं था कि भाई छोटे वाले के लिए अलग इन्वायरमेंट हो, बड़े वाले के लिए कुछ अलग इन्वायरमेंट हो। लेकिन सेम माहौल में रहने के बावजूद भी एक लड़का डिप्रेशन में चला गया और एक इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड बना और वो अपनी लाइफ को इतना सॉर्टेड वे में लेकर चला कि उसे किसी भी तरीके का कोई भी साइकोलॉजिकल इशू नहीं आया, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह निकल कर अपनी ज़िंदगी में आया। तो मैं आपको पूरा बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि डेली शराब पीकर गाली गलौज करना, मारपीट इनके घर में सामान्य था। अगर कभी बच्चे बीच में अपने पिता को रोकने की कोशिश भी करते थे तो पिताजी बच्चों की भी पिटाई कर देते थे, और फिर घर का सामान टूटता फूटता देखकर बच्चे तो ऑफ कोर्स डर जाते थे। तो इनमें जो बड़ा वाला लड़का था ये बहुत ज़्यादा महसूस करता था, बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करता था कि मेरे पापा ऐसा करते हैं, और मन ही मन में बहुत ज़्यादा दुखी होता था, रोता था, परेशान होता था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा दुख मानता था और ख़राब होता चला गया। उदास होकर चुपचाप गुमसुम रोना, ये सब चीज़ें, पढ़ाई से मन हट जाना, निराशा हो जाना, ये सब उसके साथ हो रहा था। वहीं पर जो दूसरा वाला था वो इन सब बातों से अफेक्ट नहीं करता था। जब उसने एक आध बार देख लिया कि पापा को समझाने का बड़े लोगों का ही कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो हमारे नेबर्स हैं वो भी आकर समझा रहे हैं, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और अगर हमने कोशिश करी तो हमारी भी पिटाई हो जाती है, तो जब भी इस तरीके की घर में माहौल होता था तो वो लड़का उधर जाता ही नहीं था, और वो चुपचाप से एक दूसरे कोने में बैठकर अपना कोई ना कोई काम करता रहता था, और बस आराम से वो अपने आप में बिज़ी रहता था कि जो हो रहा है मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो होने देता था। हाँ, अपनी मम्मी से बाद में जाकर थोड़ा सिंपैथी दिखाना या मम्मी की केयर करना, वो सब चीज़ें नेचुरली करता था, लेकिन वो इन चक्करों में नहीं पड़ता था, ना ही सोचकर रोता था और ना ही ऐसे परेशान होता था। लेकिन ये जो बड़ा वाला लड़का था ये बार बार उस चीज़ को दिमाग में घुमाता रहता था। पड़ोसी के यहाँ आवाज़ जाती है, कितनी बेइज्जती की बात है, क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, इसने घर से निकलना बंद कर दिया। ये किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाता था, स्कूल में भी शर्माने लगा, बिल्कुल गुमसुम, कि अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पापा इतना तमाशा करते हैं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हर चीज़ को इसने इज्जत से जोड़ लिया, हर चीज़ को इसने इस चीज़ से जोड़ लिया कि भाई जो है ना, हमारी लाइफ में सब कुछ इस तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो अब दोनों भाई एक ही घर में, एक ही माहौल में थे, लेकिन एक बार बार सोच रहा था, पढ़ाई में पिछड़ता चला गया, परेशान होता चला गया, और उसने अपने ही कुछ बिलीफ सेट कर लिए। और फिर जब वो बड़ा हुआ, टीनेज में आया, तो वो अपने इस दुख में शराब पीना शुरू कर दिया, यानी कि अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। शराब पीता, गुमसुम रहता, बस वो अपने पिता की तरह तमाशा नहीं करता था, लेकिन शराब पीना, पॉर्न एडिक्शन हो गया, मास्टरबेशन करना, और बस अपनी ही दुनिया में रहना, और अपने अंदर से सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म। जैसे तैसे अपनी ग्रेजुएशन करी, अब सिंपल ग्रेजुएशन कर कर उसके लिए कोई ऐसी खास अपॉर्चुनिटी नहीं निकली, तो बस छोटी मोटी नौकरी करना और बस दुखी रहना, यही सब उसकी ज़िंदगी थी। और उसका डिप्रेशन जो है वो धीरे धीरे उस पर हावी होता जा रहा था, निराशा, और एक दो बार सुसाइड करने की कोशिश करना, ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था। अब जब ये बच्चे बड़े हो गए तो उसके फादर में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आया। जितना तमाशा पहले घर में रोजाना होता था उतना तमाशा होना बंद हो गया, मार पिटाई धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन पूरी तरह से नहीं सुधरे, लेकिन हाँ, घर के हालात पहले जो बदतर थे वो धीरे धीरे सुधरने शुरू हो गए। तो माँ बाप ने जब देखा कि इस सब माहौल की वजह से एक बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो उन्होंने उसको दवाइयाँ वगैरह दिलवाई, लेकिन उसके सोचने का तरीका तो कुछ बदल नहीं रहा था। तो दवाइयाँ भी उसको बस टेम्परेरी हेल्प कर रही थी, उसकी कंडीशन ज्यों की त्यों बनी हुई थी। और उसी घर में रहकर वो जो छोटा वाला बेटा था वो बिल्कुल मस्त मौला अपना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा था, खूब अच्छे से पढ़ाई कर कर बहुत उसकी अच्छी नौकरी लग गई थी, सब कुछ। बड़े वाले की इस सब डिप्रेशन और ये सारी इन्फीरिटी के चक्कर में शादी नहीं हुई थी। छोटे वाले ने अपनी लव मैरिज कर ली थी और वो इन लोगों से अलग होकर अपने दूसरे घर में चला गया था। तो अब जब ये केस मेरे पास आया तो ये जो सारी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है ये तभी मुझे पता चली, और इस तरह से। तो अब मैंने उसको बोला कि आप ना अपने घर में से मम्मी पापा को तो लेकर आए हो, लेकिन आपका भाई नहीं आया, एक काम करो उसको भी ज़रा एक बार ले आओ, अगर वो आ जाए तो। मैंने कहा थोड़ा सा मुश्किल है, वो हमसे ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट उसमें वो ज़रूर आए। तो जब ये मदर फादर को समझा दिया, सब कुछ कर दिया, तो मैं जब फोर्स कर रही थी कि एक बार उसके भाई को भी लेकर आए कि आखिरकार सेम एनवायरनमेंट में
जो एक बच्चा है वो इतनी बुरी कंडीशन में चला गया और जो दूसरा है वो कैसे बचा रहा, तो थोड़ा सा उसकी पर्सनालिटी भी एक्सेस कर ली जाए, उससे भी बात कर ली जाए, उससे भी कुछ हमें हेल्प मिल सकती है इसको जानने के लिए। तो जब उसका भाई आया तो पता चला कि ऐसा नहीं है कि वो सेंसिटिव नहीं था, वो इमोशनल नहीं था। जो जितना बड़ा वाला सेंसिटिव था उतना सेंसिटिव तो नहीं था, लेकिन जो दूसरा वाला था वो जब भी घर में तमाशा होता था, जब भी घर में इस तरीके की बातचीत होती थी, ये सब चीज़ें होती थी, तो वो अपने आप को एक ही सुझाव देता था। वो ये सुझाव देता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कभी भी अपने पापा के जैसा नहीं बनूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस तरीके की हरकतें नहीं करूंगा जिससे कि ज़िंदगी ख़राब होती है, मैं कभी चीखूंगा नहीं, कभी चिल्लाऊंगा नहीं। वो हमेशा अपने आप को बोलता था कि पापा से अगर मैं कुछ कहूँगा तो पापा मुझे मारेंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई कर कर अच्छा आदमी, बड़ा आदमी बन जाऊँगा तो फिर मैं इन लोगों से दूर चला जाऊँगा। एक बच्चा ये सोचता था उस परिस्थिति में, जो भी वातावरण था इसलिए उस पर असर नहीं कर पाया। अब हमारा वातावरण, जो इन्वायरमेंट होता है, वो हमें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जिस भी तरीके के एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस जो हमारे इन्वायरमेंट से हमें मिलते हैं और हम अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, उस सब से हमारे बिलीफ सेट होते हैं। लेकिन उस बच्चे ने अपने अंदर वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को, उन रेफरेंसेस जो उसके एनवायरनमेंट में थे, वो सब नेगेटिव होते हुए भी जो उसने उसकी इंटरप्रिटेशंस निकाली वो बहुत ही कमाल की पॉजिटिव निकाल ली। और वहाँ पर जो बड़े वाला डिप्रेशन में चला गया था, उसने एज इट इज़ जो आसपास हो रहा था, जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, उसने उसमें अपनी जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो ना निकाल कर, कुछ पॉजिटिव मीनिंग ना देकर, जैसा भी इन्वायरमेंट में हो रहा था फ्लो के साथ बहना ही उसने ठीक समझा। उसने कभी भी अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की कोशिश नहीं की कि जिस तरीके से मेरा छोटा भाई जो महज सिर्फ मुझसे 2 ही साल छोटा है, वो कैसे खुश रह लेता है, उसको क्यों इज्जत बेइज्जती का फ़र्क नहीं लगता है, वो कैसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, उस पर फोकस ना कर जो घर में तमाशा होता था, जिस तरीके का माहौल रहता था, बस उसी को ही मन में बैठाकर बार बार नेगेटिव सोचकर उसने अपनी हालत ऐसी कर ली थी। तो जब मैं उसके भाई से मिली तो पता चला कि दुख उसे भी होता था, तकलीफ उसको भी होती थी, लेकिन वो हर बार अपने आप को यही कहता था कि मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, मुझे पढ़ लिख कर इस घर से बाहर निकलना है, मुझे पढ़ लिख कर अपना अलग घर बनाना है। तो जब वो बार बार अपने आप को यही देता था, तो उसने अपने आप को हर बुराई से बचा के रखा। उसका बड़ा भाई शराब, पॉर्न देखने लगा, मास्टरबेशन, इन सब में लग गया, लेकिन वो अपना सारा टाइम अपनी पढ़ाई में लगाने लगा, अपने आप को बेहतर बनाने में लगाने लगा। और एक ही घर में रहकर 2 बच्चे बिल्कुल अलग अलग बन गए। एक पर डिप्रेशन का साया तक नहीं पड़ा और दूसरा बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में चला गया। तो अब समझते हैं ज़रा इसको हम किस तरीके से, एनवायरनमेंट कितना भी ख़राब हो हमारे घर का, आसपास का, कहीं भी हमारे वर्क प्लेस का, लेकिन हम तब भी अपने आप को किस तरीके से पॉजिटिव रख सकते हैं, मोटिवेटेड रख सकते हैं और सिचुएशंस को डिफरेंट मीनिंग देकर अपने आप को किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो समझते हैं। देखिए, जब भी कोई सिचुएशन, कोई भी इवेंट हमारे आसपास एनवायरनमेंट में हो रहा होता है, हमारे लिए पर्सनल होता है या फिर हम उसे विटनेस कर रहे होते हैं, क्योंकि या तो हम किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं या हम किसी सिचुएशन को विटनेस कर रहे हैं। तो कोई भी सिचुएशन क्या है, या तो हम इन्वॉल्व हैं या फिर हम इसे विटनेस कर रहे हैं। तो चाहे हम एक विटनेस के फॉर्म में हैं या फिर हम उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सिचुएशन से हमारे अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है और हमारा माइंड उसे मीनिंग देने की कोशिश करेगा। तो मीनिंग देने के लिए वो अपनी पास्ट की जो लर्निंग है उसका इस्तेमाल करेगा। हमारे दिमाग का जो काम है, जो भी उसकी पास्ट की लर्निंग है, उसके बेसिस पर उसको क्या करना होता है, उसको एज्यूम करना होता है, उसको कंपेयर करना होता है और उसे हमें एक्सप्लेन करना होता है। ये माइंड का फीचर है। आपकी जितनी भी उम्र है, आपके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आज तक गई है, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो भी रेफरेंसेस, जो भी इंटरप्रिटेशंस आपने निकाली हैं, वो सब आपके अंदर आपकी लर्निंग की तरह से हैं। तो माइंड क्या करता है, उसी के बेसिस पर एज्यूम करता है, कंपेयर करता रहता है और आपको एक्सप्लेन करता रहता है। तो वो मीनिंग देता है। वो मीनिंग कैसे देता है, एक ऑटोमेटिक थॉट के रूप में देता है। अगर ये ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव आए
तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप सोचते हैं फिर आप वैसा ही महसूस करने लगते हैं, और फिर जैसा आप महसूस कर होते हैं आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव रिस्पॉन्स कब आता है? जब या तो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव रहे हों, आपके जो रेफरेंसेस इकट्ठे हुए हैं वो भी पॉजिटिव मीनिंगफुल हों, और आपने जो इंटरप्रिटेशंस निकाली हैं वो भी सही हों। अगर आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ख़राब भी रहे हैं, आपको लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया है, इन्फीरियर भी फील करा है, लेकिन उसमें भी आपने पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन निकाली है, तब भी आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ सकता है। जैसे कि उसके छोटे भाई ने निकाला था, उसने तो हर सिचुएशन की जो इंटरप्रिटेशन निकाली वो जैसा उसके एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, जैसे उसको रेफरेंसेस मिल रहे थे, एज इट इज़ उसके हिसाब से निकाल दी। लेकिन उसके छोटे भाई ने सेम इन्वायरमेंट में वो इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से निकाली, मतलब उसके सोचने का तरीका ही ज़बरदस्त कमाल का था। वो एक ही चीज़ की रट मारता गया कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, बड़े होकर यहाँ से अलग होना है, जो भी मेरे पापा ये सब चीज़ें करते हैं वो सब चीज़ें मुझे नहीं करनी है, मुझे अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीनी है, क्योंकि सबसे ख़राब हो जाता है सब कुछ। वो अपने आप को बार बार ये पॉजिटिव मीनिंग देके उसने बचपन से ही अपने आप को एक लक्ष्य दे दिया था, और वो उसी के पीछे लगा रहता था, वो फालतू की चीज़ों से मतलब ही नहीं रखता था। तो यानी कि आप किस तरीके से किसी सिचुएशन को मीनिंग देते हैं, उससे भी आपका ऑटो रिस्पॉन्स जो है वो करेक्ट आ सकता है। भले ही आपकी लाइफ कितनी भी ख़राब रही हो, आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां रही हों, चाहे वो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हों, चाहे किसी तरीके का इमोशनल अब्यूज़ रहा हो किसी के उसमें, या कोई सपोर्ट नहीं मिला हो, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया हो, मतलब अगर आप नेगेटिविटी के भंवर में भी डूबे हों और उस टाइम पर भी आपने एक रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग देने की अगर कोशिश की हो, तो तब भी आपका ऑटो सजेशन करेक्ट आ सकता है, क्योंकि आपके अंदर जो लर्निंग, जो प्रोग्रामिंग हुई भी होगी वो ऐसी होगी जो आपको किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में टिके रहने की हिम्मत देगी। लेकिन अगर आप जो कुछ एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हुए हुए हैं, आपने इंटरप्रिटेशन भी नेगेटिव निकाल ली है, तो फिर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स गलत आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्यों आता है? क्योंकि ये माइंड का फीचर है। माइंड अपनी एनर्जी को बचाना चाहता है, तो वो जो भी एक्सपीरियंसेस नोट करता है उसके बेसिस पर आपको ऑटोमेटिक पैटर्न ज़रूर सर्व करता है, सो दैट आप उसको जो है ना यूज़ कर सकें। क्योंकि माइंड सोचता है कि इस तरीके की सिमिलर सिचुएशंस हैं या इस तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो वो आपको एक सर्व कर देता है थॉट। अब जब वो आपको सर्व करता है तो आपको भी ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे अंदर नेचुरली आ रही है, मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा, ये तो मेरे अंदर अपने आप ही आ रही है, मेरा तो माइंड ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे दिमाग में तो अपने आप ये थॉट्स आ रही हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप यहाँ पर गलती कर रहे होते हैं। माइंड का तो फीचर है कि वो आपको ऑटोमेटिक थॉट देगा। अब 60 से 65 हज़ार थॉट के करीब जो है ना दिन में हमारे अंदर थॉट्स आती हैं। अब सारी थॉट्स क्या करेक्ट होंगी? नहीं हो सकती हैं थॉट्स हमारी सारी करेक्ट। तो अब हमें ये समझना है कि ये पहचानना है कि कौन सी थॉट करेक्ट है, कौन सी हमारी है, और कौन सी ऐसे ही किसी भी जो इन्फॉर्मेशन अंदर है उसके बेसिस पर आ रही है। तो आप ऑटोमेटिक थॉट्स जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ट्रबल क्रिएट कर रही हैं या कर सकती हैं, तो वहीं पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और ऑटोमेटिक थॉट में आपको देख लेना चाहिए कि कोई डिस्टॉर्शन है क्या। अब ये डिस्टॉर्शन वर्ड से आप बड़े फैमिलियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने डिस्टॉर्शन की सीरीज़ बनाई है, तो आप डिस्टॉर्शन पकड़ सकते हैं। सो आपको डिस्टॉर्शन पकड़ लेना है, और डिस्टॉर्शन को पकड़ते ही आपको एक नई थॉट को क्रिएट करना है, क्योंकि आपके पास पावर है हर सिचुएशन को डिफरेंट मीनिंग देने के लिए। जैसे कि उस लड़के के छोटे भाई ने दिया था, लेकिन उसने जो भी एक्सपीरियंसेस और रेफरेंसेस उसको मिल रहे थे उसके बेस पर जो ऑटोमेटिक थॉट आ रहा था बस उसको ही पकड़ लेता था। तो वो जो लड़का डिप्रेशन में गया था, जो एल्डर वन था, उसने क्या है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस जो अपने आप ही उन हालात को देख कर आती थी उसके बेसिस पर ही वो अपनी भी खिचड़ी पकाता गया और उसको गलत मीनिंग देता चला गया। और जो वो था लड़का, उसका जो छोटा भाई था, उसने इस पैटर्न को यूज़ किया और वो हर सिचुएशन में अपने आप को अपना क्रिएटेड मीनिंग देता था। इसीलिए सेम इन्वायरमेंट में होने के बाद भी उस पर किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं आया और वो एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा था। वो वेल एजुकेटेड था, बहुत अच्छी जॉब करता था और अलग रहता था, लव मैरिज भी कर ली थी, सब कुछ अच्छा था। तो आपको समझना होगा कि जो भी कुछ ऑटोमेटिक थॉट्स आ रही हैं भाई, उनको आपको वैलिडेट करना है, उनको डिस्प्यूट कीजिए, डिस्टॉर्शंस को पकड़िए और उन्हें करेक्ट कर कर अपनी थॉट को ही बनाइए।
क्योंकि अगर आप अपनी थॉट क्रिएट नहीं करेंगे, आप जैसा फ्लो में चल रहा है फ्लो के साथ बहते चले जाएंगे, तो ये माइंड क्या करेगा, आपकी वैसी और प्रोग्रामिंग होती चली जाएगी और आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप हर समय एक एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग का शिकार रहेंगे और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि माइंड उस बर्डन को झेल नहीं पाएगा और वो फिर आपकी बॉडी को ट्रांसफ़र कर देगा कि अब मुझसे नहीं झेल रहा है, अब तुम झेलो इस चीज़ को। और फिर आपको कभी हार्ट बीट बढ़ी हुई होगी, कभी आपके ब्रीदिंग पैटर्न बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको ऐसा लगेगा चोकिंग हो रही है, कभी आपको स्टमक इश्यूज हो जाएंगे, कभी आपको हेडेक रहने लगेगा, कभी आपको मसल्स पेन्स होने लगेंगे, कभी ट्रम्बलिंग, शेकिंग, स्वेटिंग, किसी भी तरीके के फिजिकल सिम्टम्स आएंगे और आप बहुत परेशान हो जाएंगे। क्योंकि थॉट को कंपैरेटिवली बदलना बहुत आसान है, लेकिन ये जो जब आपकी बॉडी पर आ जाते हैं इस तरीके के सिम्टम्स, तो बॉडी में वो क्या है, इमरजेंसी मोड चालू हो जाता है और ये ऑटो मोड पर लगा रहता है और उसको कंट्रोल करना एकदम इतना आसान नहीं होता है। इनिशियल लेवल पर कोई भी चीज़ को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब एक बार कोई चीज़ बढ़ जाती है तो फिर उसको कंट्रोल होने में भी कई महीने लग जाते हैं और फिर इतना पेशेंस लोगों में कई बार होता नहीं है, तो उन्हें लगता है अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ो। लेकिन आपको समझना होगा कि भाई जैसे ही आपको कोई भी खतरा मिले, मतलब आपको कभी हेडेक फील हो रहा है हल्का सा भी, या आपको लग रहा है कि आज आपका लो मूड है, तो ये क्या है, ये वार्निंग साइन है। पकड़ लीजिए नहीं यहीं पर ही और अपने थॉट पैटर्न को वहीं पर लिख लीजिए, अपनी उन थॉट्स को जो दिमाग में चल रही हैं और डिस्टॉर्शंस पकड़ लीजिए, उसको पकड़ लीजिए कि आप क्या मीनिंग दे रहे हैं उन सिचुएशंस को और वहीं पर उन्हें करेक्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इनिशियल वार्निंग साइंस को ही पकड़ लेंगे तो आप नेगेटिव इमोशंस को फील करने से बच जाएंगे और जब आप नेगेटिव इमोशंस फील ही नहीं करेंगे, वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचेंगी, तो आपका बिहेवियर ही गलत नहीं होगा, आपको गलत आदतें ही नहीं पड़ेंगी। अगर आप शुरुआत में नहीं पकड़ पाते हैं और आप देखते हैं कि इसका असर जो है वो आपकी बॉडी की एनर्जी पर है, आपकी बॉडी में एक लेजीनेस आ गई, आप प्रोकास्टिनेट करने लगे हैं, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं बॉडी में, कहीं भी इनिशियल सिम्टम्स पर ही, बॉडी के लेवल पर भी अगर आप इनिशियल सिम्टम पे पकड़ लेंगे तो भी आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने सारे ही वार्निंग साइंस को इग्नोर कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद जब वो सीवियरिटी बढ़ जाएगी उसकी और फिर आपको होश आएगी, तो आप डॉक्टर शॉपिंग करते रहेंगे, कभी कोई टेस्ट कराएंगे, कभी किसी डॉक्टर, कभी किसी डॉक्टर, कभी किसी डॉक्टर पे, और इमिडिएटली एकदम से रिलीफ नहीं मिलेगा, सब में टाइम लगता है। तो आप वहाँ उस नौबत तक आने से बचना होगा आपको। तो उस लड़के को जो डिप्रेशन में चला गया था, मैंने उसके भाई का एग्जाम्पल देकर भी समझाया कि देखो तुम्हारे ही घर में सेम इन्वायरमेंट में तुम्हारा 2 साल छोटा भाई इस तरीके से सोचकर अपने थॉट प्रोसेस के बलबूते उन सिचुएशंस को डिफरेंट मीनिंग देकर आज कितनी अलग लाइफ जी रहा है। लेकिन तुमने अपने थॉट प्रोसेस को कभी करेक्ट ही नहीं करा, कभी सोचा ही नहीं कि अपने भाई से बात कर लूँ कि वो कैसे खुश रहता है, वो कैसे अपना ध्यान पढ़ाई में लगाता है, बल्कि तुमने गलत आदतों का सहारा लेते चले गए। तो उसको भी अब ये समझ आ रहा था, क्योंकि जब उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, अब पेरेंट्स भी थोड़ा सा, मदर की तो कभी कोई इतनी गलती थी नहीं, लेकिन जो फादर की थी वो भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ कर रहे थे और उनको भी सब समझ में आ रहा था। और जब उसको ये समझ में आया कि थॉट ही बदलनी पड़ेंगी, जो कुछ हो चुका है उसे पास्ट को में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें जुड़े हुए नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना पड़ेगा और अब सिचुएशंस को नया मीनिंग देकर जहाँ पर जो हालात हैं, करंट हालात, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि अब 35 साल की उम्र में ऐसा तो नहीं है कि वापस से स्कूल में एडमिट होकर वो सारी चीज़ें दोबारा से एजुकेशन ली जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, उनको जाकर बैक में सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जो डिग्री है करंट, जिस तरीके की जॉब है, उसमें और क्या बेहतर कर इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हाथ में हैं। लाइफ में हर सिचुएशन जो आज है प्रेजेंट में, जो आने वाली है, उसको डिफरेंट मीनिंग देकर, या फिर थोड़ा अपने फादर के प्रति भी एम्पैथाइज कर कि भाई उनको भी कुछ अपने शूज़ रहे होंगे लाइफ के, या वो भी गलत आदतों में पड़ गए थे और उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा तबाही हो जाएगी और ये सब चीज़ होगी। तो अब वो उन्होंने जिस भी वजह से किया, तो थोड़ा सा एम्पैथाइज कर अपने मन से जो हैवी इमोशन से वो रिलीज़ कर अपने भले के लिए वो रिलीज़ कर पास्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब CBT की मदद से उनको बार बार थॉट्स को डिस्प्यूट कर और एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस थेरेपी सिखाई गई, उनको अल्टरनेटिव अप्रोच थेरेपी सिखाई गई कि किस तरीके से देते हैं उनको जो भी स्ट्रेसफुल जो इमोशंस थे उनको रेगुलेट करना,
और उनको ऑपोजिट मीनिंग देने की सारी स्किल्स, इमेजिनरी, विजुअलाइजेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और अदर CBT की इतनी पावरफुल टेक्निक्स जो सब सिखाई गई, तो उनको टाइम लगा, उनको तकरीबन 7 महीने का समय लगा। लेकिन 7 महीने बाद वो लड़का बिल्कुल अलग था। जो लड़का इतने भयंकर डिप्रेशन में था, जो इतना ज़्यादा निराश हो चुका था, ज़िंदगी से उम्मीद खो चुका था, जिसके भाई ने भी उससे नाता तोड़ लिया था, वो फिर से परिवार भी एक हो गया और वो लड़का भी पॉजिटिव होता चला गया। और फिर अपनी लाइफ में दोबारा से उसको होप दिखाई देने लगी और फिर उसको जो डिफरेंट लाइफ का मीनिंग देना जो आया, तो वो छोटी बड़ी हर चीज़ में एक पॉजिटिव मीनिंग देकर खुश रहने लगा। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। बस आपको उन वार्निंग साइंस को पहचानने की ज़रूरत है। आपको समझना होगा कि सिचुएशंस आपके कंट्रोल में हमेशा नहीं रहेंगी। आपके पेरेंट्स किस तरीके का बिहेव करते हैं, दूसरे आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, सोसाइटी में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसी सारी चीज़ों पर आपका ज़रूरी नहीं कंट्रोल है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर कंट्रोल है और वो है उस सिचुएशन को मीनिंग देने पर। इस पर फुली आपका राइट है। इस अधिकार को आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। अगर आप ठान लेंगे कि मुझे हर सिचुएशन को राइट, करेक्ट मीनिंग देना है, पॉजिटिव मीनिंग देना है, तो यकीन मानिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी और चीज़ में ऐसी हिम्मत है ही नहीं कि आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर दे। आप ही हैं अपनी ज़िंदगी के मालिक और आज ही अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। नो मैटर आप कीचड़ में भी पड़े हों तो उठ जाइए, ठीक है। ये कीचड़ धुल जाएगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये कीचड़ धुल जाएगी। ये सारी की सारी जो नेगेटिविटी की स्मेल है आपके अंदर से चली जाएगी। बस अपने अंदर एक चीज़ है जो बार बार दोहराइए कि मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं अपने विचार को बदल कर अपने जीवन को बदल सकता हूँ। लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि ब्लेम गेम खेलना बहुत ही आसान होता है, लेकिन ब्लेम गेम खेलकर आप हमेशा हार जाते हैं। तो ब्लेम नहीं देना है हमें ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर ज़िंदगी के कुछ साल, महीने वेस्ट हो भी गए हैं, कोई बात नहीं है, अब नई शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि कभी भी नई शुरुआत कोई देर नहीं होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये यूज़फुल वीडियो आपको लोगों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को उम्मीद दे सकता है, किसी की मदद कर सकता है। ये सारा वीडियोस बनाने का मेरा पर्पस ही ये है कि आप घर बैठे अपनी सोच को बदल सकें, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन जब नया सवेरा होगा तो बस आपकी वाइब्रेशंस मुझ तक पहुंच जाएंगी और मुझे बेहद खुशी होगी। आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर से अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।